बगा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कह रही है अमेरिका की इकोनॉमी? सर गुड मॉर्निंग। इतने ज़्यादा मजबूत डेटा क्यों आ रहे हैं? क्या मतलब कहीं कोई दूर दूर तक वहाँ पर इकोनॉमी ठंडे होने के, महंगाई घटने के संकेत नहीं है क्या सर? जी अनिल जी, देखें तो अक्टूबर में वहां स्ट्राइक थी, पोर्ट्स की स्ट्राइक हुई थी, जिसके कारण अक्टूबर का नंबर बहुत नीचे आया था। नवंबर में थोड़ी रिकवरी हुई और दिसंबर पहला महीना लग रहा था जहां थोड़ा नॉर्मल जॉब्स ग्रोथ आएगा, 1.5 लाख के करीब जॉब ग्रोथ आया, 2.5 लाख से भी ज्यादा। तो इससे क्या दर्शाया उसने कि ज्यादा नौकरियां लगी, और इससे मार्केट ने यही निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकन इकोनॉमी तो काफी सुदृढ़ है। अब इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है तो फेड का जो रेट कट लग रहा था कि मार्च में करेंगे, वो अब मार्केट एक 40% की प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं कि जुलाई तक फेड का रेट कट आएगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने और डॉइच बैंक दोनों ने कह दिया कि कोई रेट कट नहीं आएगा। सिटी बैंक अभी भी बरकरार हैं अपने कथन पर कि 5 रेट कट आएंगे, और गोल्डमैन ने 3 रेट कट के अपने फोरकास्ट से 2 पे आ गए हैं। तो मार्केट क्या सोच रहा है? मार्केट यही सोच रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी अगर इतना अच्छा कर रही है तो गुड न्यूज इज बैड न्यूज, कि फेड को रेट कट करने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है आप रेट कट क्यों करेंगे। दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो आप हमेशा पूछते हैं, वो कंज्यूमर सेंटिमेंट का इंडेक्स जो वो बनाते हैं, उसका इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो 2008 के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया। तो कंज्यूमर्स को लग रहा है कि इन्फ्लेशन आएगी, मार्केट को लग रहा है कि फेड रेट कट नहीं करेंगे। तीसरा जो बड़ा एक मार्केट के सामने संकट है कि 20 जनवरी को ट्रंप आते हैं और वो तैयारी करके आ रहे हैं कि 10-15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो इशू करेंगे पहले दिन ही। तो टैरिफ लगाएंगे क्या, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, टैक्स कट्स की बात करेंगे जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को और ऋण उठाना पड़ेगा, ऋण बढ़ेगा तो फिर से मार्केट टाइट होते हैं, यील्ड्स बढ़ते हैं। तो मार्केट क्या करता है? मार्केट पहले ही सब कुछ डिस्काउंट करने लग जाते हैं, तो अभी बहुत हैवीली अमेरिका के यील्ड्स बढ़ गए हैं। उसका 30 साल का पेपर तो 5% को भी क्रॉस किया उसने फ्राइडे को, और फिर थोड़ा नीचे आया। 10 साल का पेपर भी बढ़ा हुआ है, और ये एक काउंटर मूव हुआ है कि जब से रेट कट किए हैं, सितंबर से रेट कट करने शुरू किए, 1% की कटौती हुई है, वहां से इनका 10 साल का पेपर 80 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। उल्टा घटने के बजाय, क्योंकि मार्केट ने पहले डिस्काउंट किए हुए थे रेट कट, उसके बाद अब लग रहा है कि इतनी तेजी से रेट कट नहीं आएंगे, तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड से परेशानी ये हो जाती है, दुनिया भर के जो लोन्स हैं वो अमेरिकन 10 पेपर को रिस्क फ्री एसेट लेके चलते हैं, जो भी डॉलर के लोन्स हैं, उससे दुनिया भर के यील्ड्स हम देख रहे हैं बढ़ते हुए। जापान हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, वहां तो जैसे 2022 में लिज ट्रस की प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल में 15 दिन में जो कोहराम मचा था, उस तरह का कोहराम मचने को है। ग्रेट ब्रिटेन के यील्ड्स बहुत बड़े, ऑस्ट्रेलिया के बड़े, जापान के बड़े, पूरे यूरोपियन समुदाय के यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो इस सब में थोड़ा सा रिस्क ऑफ हो गया है, और ये हो गया है कि लॉस लॉस बोल रहे हैं लोग, कि लूज लूज सिचुएशन है, कि दोनों तरफ से मार्केट हारते हैं। अगर तो इकोनॉमी नहीं बढ़ती है, उससे कॉर्पोरेट अर्निंग्स गिरेंगे तो आपके वैल्यूएशन बड़े हाई है, मार्केट नीचे आ जाते हैं। अगर इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो आपको जो मॉनेटरी सपोर्ट मिलना था फेड के रेट कट से, वो नहीं आता है, फिर से मार्केट नीचे जाते हैं। तो एक लूज लूज सिचुएशन में मार्केट आ गया है। अब ये तो हमारे टेक्निकल विशेषज्ञ बता सकते हैं बॉटम कहाँ है, बट अभी यही है कि सेंटिमेंट बहुत खराब हुआ है, और अब हफ्ता रह गया, अगले सोमवार को ट्रंप का इनॉग्रेशन हो जाएगा, और हो सकता है तब राहत आए। एक अच्छी बात और होने वाली है कि 15 तारीख से, परसों से अमेरिका का अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, और बहुत भारी भरकम अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है। 9% से ज्यादा साल दर साल उम्मीद है, और पूरे साल के लिए 15% की उम्मीद है S&P 500 की।
तो एक कैटलिस्ट आ सकता है, अर्निंग्स ग्रोथ अमेरिका के जैसे शुरू होते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म आ गया मार्केट में, शॉर्ट्स ज़्यादा हो गए हैं भारतीय मार्केट में भी। उस लेवल तक अब आप देखें इंडेक्स शॉर्ट आ रहे हैं जहां नॉर्मली मार्केट बॉटम कर जाता है, बट वो एक ही आंकड़ा है तो कहना मुश्किल है। जब माहौल इतना बिगड़ता है, वो टेक्निकल वाले ही समझा सकते हैं कहाँ है, बट ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में पेसिमिज्म हो गया है और यहाँ से फिर एक एटलीस्ट टेम्पररी बाउंस आना चाहिए। स्थायी तौर पे तभी आएगा जब ट्रंप की पॉलिसी में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। बट ट्रंप का जो स्ट्रैटेजी है, वो कहते हैं मैडमैन पॉलिसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन अफेयर्स एक बहुत वरिष्ठ पत्रिका है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द मैडमैन थ्योरी ऑफ फॉरेन रिलेशंस। तो ट्रंप क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त वो पोजीशन ले लेते हैं, इससे कि नेगोशिएटिंग स्पेस बहुत बढ़ जाता है। उस स्पेस में जाके फिर वो नेगोशिएट करते हैं। बट इसका पलटवार भी हो जाता है कि ट्रंप चाहते हैं कि स्टॉक्स बढ़ें, बट जिस तरह से उनकी नीतियां हैं उससे स्टॉक्स घबरा रहे हैं। तो अब इलेक्शन दिन से देखें तो रसल 2000 जो कि अमेरिकन इकोनॉमी का एक आप कह सकते हैं इंडिकेटर है, बैरोमीटर है, वो 3% डाउन हो गया है 5 नवंबर से। और S&P 500 अब केवल 1% अप है 5 नवंबर से। जो ट्रंप ट्रेड थी या ट्रंप रैली थी, वो लगभग खत्म हो गई है। अब नई रैली आनी पड़ेगी अमेरिकन अर्निंग्स पे, और साथ में ट्रंप क्या नीतियां लाते हैं उस रियलिटी पे नई रैली आएगी। मगर साहब, जो बड़ा उबाल आया है कच्चे तेल में, ऑयल $81 पर, एक ही सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, ये और ऊपर बढ़ेगा, सस्टेन करेगा, या वो शॉर्ट टर्म ऊपर गया वापस नीचे आ जाएगा? अनिल जी, सब डिपेंड करता है कि रशियन तेल अब आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि 180 एंटिटीज पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस लगाए। उसमें 2 बड़े रशियन इंपोर्टर भी हैं, तेल वाहक जहाज भी हैं, जो इनका शैडो फ्लीट होता है, कि कोस्टा रिका या आइवरी कोस्ट या ऐसे कहीं का फ्लैग लेके वो टैंकर रशियन ओन्ड होते हैं जो तेल पहुंचाते हैं दूसरे देशों को। तो उन सब पे अमेरिका ने बहुत कड़े सैंक्शंस लगाए हैं। ये जो हम देख रहे हैं मार्केट में चाल, इसमें बहुत बड़ा ये रशियन प्रीमियम है। अब ये महत्वपूर्ण ये रहेगा कि ट्रंप के आने से क्या वो सैंक्शंस थोड़े डाइल्यूट किए जाएंगे, क्या रशियन तेल आ पाएगा। चाइना को तो वो करेंगे ज़रूर शिप, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सुना जा रहा है कि भारतीय रिफाइनर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम हो गई है रशियन तेल एक्सेप्ट करने में। तो वो जो सप्लाई निकली है रशिया की पूरे विश्व भर से, उसका ये रीज़न है कि तेल की कीमतें बढ़ी हैं इतनी तेज़ी से, और 70-72 से अब 90 भी क्रॉस कर गया ब्रेंट। तो सप्लाई तो पूरी है, सिर्फ यही है कि रशिया का जो उत्पादन हो रहा है वो विश्व के रिफाइनर्स के पास आ पाएगा कि नहीं, और भारतीय निजी रिफाइनर्स उसको परिवर्तित करके यूरोप में बेचते थे, पेट्रोल हो, डीजल हो, एविएशन फ्यूल हो। वो भारत एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन में एक कड़ी थी, तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे एक डाउनवर्ड इसका असर पड़ सकता है। तो सब जो भारत जैसे इंपोर्टर्स हैं, अब दौड़ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से मिल जाए। वहाँ वेनेजुएला में तीसरी बारी मडूरो जो है वहाँ के डिक्टेटर, उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, वहाँ पे भी सैंक्शंस लगने की और सैंक्शंस लगने की पूरी उम्मीद है। ये अच्छी बात है, वेनेजुएला का कोई ज़्यादा उसमें हिस्सा नहीं है ग्लोबल सप्लाई में, बट रशिया बहुत अहम है। और ईरान जो 3.5 मिलियन बैरल 35 लाख बैरल दिन के देता है, उसके ऊपर भी सैंक्शंस अब और ज़्यादा लगने की उम्मीद है। वो सब चीन को आ रहे हैं अभी, जो ईरान का उत्पादन है। तो ये टाइटनेस करी जा रही है। अब सऊदी या ओपेक प्लस के पास बहुत है ये क्षमता कि इसको कुछ तो वो बढ़ा सकते हैं सप्लाई, और कीमतों को काबू में ला सकते हैं, बट उनके हित में नहीं है। उनको खुशी है जब इस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो अब यही है कि पीछे से कुछ
करार किया जाए कि रशियन ऑयल किसी तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में आ जाए वापस, ये सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पे अनिल जी ये बहुत स्पेक्युलेटिव है, ये जो पोजीशन है। डिमांड सप्लाई इस तरह से अनबैलेंस नहीं है, डिमांड कम ही है। और बट ये जो 10-12 डॉलर की जो बढ़ोतरी हुई है, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क या सैंक्शंस के कारण हुई है। और ये अगले हफ्ते पता लग जाएगा कि ट्रंप का क्या इसमें निर्णय है। ट्रंप ही थे जिन्होंने जाके सऊदी में अपना दूत भेजा था और रशिया सऊदी को मिलाया था, ओपेक प्लस बनवाया था कि आप बढ़ाएं अपना उत्पादन मिलके, क्योंकि वो कीमतें नीचे लाना चाह रहे थे। तो ये देखना अगले हफ्ते ट्रंप क्या करते हैं। बाइडेन ने अपना पैंतरा ऑलरेडी डाल दिया 180 सैंक्शंस लगा के।